क्लास स्टार्ट। आज बिना ही बातें करे, बिना ही डिस्कशन करे, थोड़ी जल्दी क्लास करेंगे क्योंकि आज ये चैप्टर मुझे कंप्लीट करवाना है, ठीक है। तो आज किसी के कमेंट ना लेते हुए फटाफट से करेंगे। तो आज हम इंटेलिजेंस के चैप्टर का लास्ट पार्ट जो है डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर हमने जो पार्ट डिस्कस किया था वो फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस डिस्कस किया था, बुद्धि के सिद्धांत डिस्कस किए थे, ठीक है। तो बुद्धि के सिद्धांतों में हम सारे सिद्धांत डिस्कस कर चुके थे। आज बचे हुए 1-2 सिद्धांत रहते हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो उन सिद्धांतों को हम डिस्कस कर लेते हैं जो बचे खुचे सिद्धांत हैं। और कुछ बच्चे कल पूछ रहे थे मैम बुक कौन सी है, तो आज मैं ले आई दिखाने के लिए। ये बुक है, ये शक्ल है, देख लो, मेरी नहीं, किताब की, ठीक है। तो ये है बुक का फ्रंट कवर और ये है बुक का पेज, और इसके अंदर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में कंटेंट है, तो किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी। खासकर जो हमारे महान इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, तो कृपा करके आप परेशान होने की बजाय इस बुक को ले लें, ठीक है। देखो, चलो, हाँ, आप ध्यान से करते हैं आज के सिद्धांत। तो लास्ट सिद्धांत के बाद, लास्ट सिद्धांत आपको ध्यान हो, मैंने आपको त्रिअवामीय और त्रितंत्र सिद्धांत करवाया था। त्रिअवामीय बाय जेपी गिल्फोर्ड और त्रितंत्र सिद्धांत बाय स्टर्नबर्ग, ठीक है। आज नहीं, त्रितंत्र नहीं करवाया था, त्रिस्तर करवाया था कैरोल का, जिसके अंदर थ्रस्टन की, कैटल की और स्पीयरमैन की योग्यताएं थी। तो त्रिस्तरीय सिद्धांत किया था हमने लास्ट क्लास में कैरोल का। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। और लास्ट में एक चीज मैं रिपीट करना चाहूंगी, कोई भी बच्चा इस चीज को ना इश्यू बनाए, जो चीज मैं पीडीएफ से पढ़ाती हूँ तो उसका कोई मतलब होता है, ठीक है। उसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड होते हैं, बड़े बड़े, बहुत टाइमिंग कंज्यूमिंग होता है, इसलिए मैं उसको पीडीएफ से पढ़ाती हूँ। मोस्टली साइकोलॉजी में आपको बोर्ड पे ही पढ़ाऊंगी, तो एक आधी जो भी पीडीएफ मैं यूज करती हूँ वो पीडीएफ आपको उस क्लास के बिल्कुल साथ में अटैच मिलेगी, तो कंफ्यूजन वाली जरूरत नहीं है। देखिए, हाँ, और जिन, अब देखिए, अब बात कर लेते हैं त्रितंत्र सिद्धांत। त्रितंत्र सिद्धांत जिसको ट्राइक थ्योरी इंग्लिश में बोलते हैं, TRIACHIC, ठीक है। ट्राइक थ्योरी, त्रितंत्र सिद्धांत, या इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिचापीय सिद्धांत, या इसको बोलते हैं सूचना प्रकरण सिद्धांत, ठीक है। ये सारे नाम हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको एक ही नाम मिलेगा, ट्राइक थ्योरी। तो इंग्लिश में आपको एक ही नाम मिलेगा, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ब्राइटनेस कम करूं, 1 मिनट, मुझे लग रहा है बोर्ड की ब्राइटनेस ज्यादा होगी, या कैमरे की। 1 मिनट रुको, मैं कैमरे की ब्राइटनेस कम कर देती हूँ, क्योंकि हम काले गोरे दिखे मैं इतना फील नहीं करती, आपको कंटेंट अच्छा दिखना चाहिए, दैट इज मैटर। अब देख लो, अब आपको कंटेंट दिख रहा होगा, मैं थोड़ी सी काली पीली दिखूंगी, बट कोई बात नहीं। हाँ, अब आपको फोटो बिल्कुल क्लियर दिख रही है, ठीक है, कोई नहीं। देखिए, तो आज का सिद्धांत है त्रितंत्र सिद्धांत, जिसको हम त्रिचापीय सिद्धांत बोलते हैं, या इसको हम सूचना प्रकरण सिद्धांत भी बोल देते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये जो सिद्धांत है ये दिया था किसने भाई, स्टर्नबर्ग में। अब किसी भी बच्चे के क्वेश्चन का मैं रिप्लाई नहीं करूंगी, बिल्कुल लास्ट के 2 मिनट में करूंगी, चाहे कोई कितना ही क्वेश्चन पूछता रहे। ये मत लिखना रिप्लाई नहीं कर रहे, देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे। तो ये जो सिद्धांत दिया था ये किसने दिया था भाई, स्टर्नबर्ग ने दिया था ये सिद्धांत। स्टर्नबर्ग की बुक का नाम था बियॉन्ड आईक्यू। एक एग्जाम में यही क्वेश्चन आया हुआ था, बियॉन्ड आईक्यू जो बुक है वो किसकी है। तो बियॉन्ड आईक्यू जो बुक है बेटा वो किसकी है, तो बियॉन्ड आईक्यू बुक आपको ध्यान रखना है ये स्टर्नबर्ग की थी, ठीक है। ये किसकी थी, स्टर्नबर्ग की। तो पहला क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, कुछ भी ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना, ना ही कुछ दिमाग लगाना है, बिल्कुल शॉर्ट में। ये कहता है कि जो इंटेलिजेंस होती है उसमें 3 चीजें होती हैं। जो इंटेलिजेंस होती है उसमें 3 एक तरह से पार्ट होते हैं, 3 जो है चीजें होती हैं, ये ऐसे बोलता है। तो कौन कौन सी होती है, वो कहता है सबसे पहले तो होती है विश्लेषणात्मक बुद्धि, मतलब इंसान में सबसे पहले होती है विश्लेषणात्मक, जिसको एनालिटिकल इंटेलिजेंस बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनालिटिकल इंटेलिजेंस। तो कहता है सबसे पहले तो इंसान में होती है विश्लेषणात्मक बुद्धि, जिससे वो विश्लेषण करता है, मतलब जिस बुद्धि से वो समस्याओं का समाधान करता है, जिस बुद्धि से वो सूचनाओं को प्राप्त करता है। तो सबसे पहले उसके पास कौन सी बुद्धि होती है, विश्लेषणात्मक बुद्धि। एस्टेट 2018 और एस्टेट 2021 में सेम क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या आया था, स्टर्नबर्ग के हिसाब से बुद्धि में क्या नहीं होता, मतलब स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र में क्या शामिल नहीं है। तो स्टर्नबर्ग की 3 चीजें हैं, ध्यान से सुनिएगा।
पहली चीज है विश्लेषणात्मक बुद्धि, ये कहता है इंटेलिजेंस एनालिटिकल होती है, मतलब हम एनालिसिस करते हैं सूचनाओं को, समस्याओं को, हर चीज का हम विश्लेषण करते हैं, तो एनालिटिकल इंटेलिजेंस होती है विश्लेषण से संबंधित, ठीक है। दूसरी होती है अनुभवजन्य, जिसको हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस बोलते हैं। दूसरी होती है अनुभवजन्य, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिएटिव इंटेलिजेंस बोलते हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट जो भी एक्सपीरियंसेस हमने लिए होते हैं, जो अनुभव हमने लिए होते हैं, जब हम उनके ऊपर काम करते हैं तो हमें अनुभवजन्य बुद्धि होती है। जैसे प्री एक्सपीरियंसेस, नए एक्सपीरियंस जो भी मिलते रहते हैं, उनसे हम जो भी एक्ट करते हैं, तो ये जो बुद्धि होती है ये कैसी होती है भाई, अनुभवजन्य इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। फिर होती है संदर्भ या व्यवहारिक, सिंपल आप इसको बिहेवियरिज्म से रिलेट कर सकते हैं कि व्यवहारिक होती है, जो किसी कंटेंट से रिलेटेड होती है, जो किसी संदर्भ से रिलेटेड होती है, किसी कंटेंट से रिलेटेड होती है, किसी बिहेवियर से रिलेटेड होती है, मतलब जिसमें किसी व्यवहार से संबंधित समस्याओं को सुलझाया जाता है। तो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही था कि स्टर्नबर्ग के बुद्धि सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है, तो उसने देख रखा था विश्लेषण, सृजनात्मक और व्यवहार, और चौथा कुछ और ऑप्शन दे रखा था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, एनालिटिकल होती है, इसकी एक्सपीरियंस से रिलेटेड होती है, मतलब क्रिएटिविटी से रिलेटेड होती है, और व्यवहारिक आपके बिहेवियर से भी जो है रिलेटेड होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, इसकी बुद्धि के अंदर होती हैं, और बाकी कुछ भी आ जाए तो इसका मतलब वो नहीं होता, ठीक है। तो ये तीन वर्ड्स को आपको याद रखना है, विश्लेषण कंपोनेंट, अनुभव, कई जगह हिंदी में लिखा होता घटकीय अनुभवजन्य, इंग्लिश में सिर्फ आपको विश्लेषण, एनालिटिकल, क्रिएटिव और कंपोनेंट, ठीक है। विश्लेषण, एनालिटिकल, क्रिएटिव और कंपोनेंट, इंग्लिश में तीन ही चीज लिखे होंगे, कंपोनेंशियल, एनालिटिकल या क्रिएटिव या एक्सपेरिमेंटल या कॉन्सेप्चुअल या कॉन्टेक्चुअल, कॉन्टेक्स्ट होगा ना, जैसे कंटेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, संदर्भ। तो इस तरीके से ये तीन क्या होती हैं भाई, इंटेलिजेंस होती हैं अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग। अब स्टर्नबर्ग क्या कहता है, स्टर्नबर्ग कहता है कि जो एक संज्ञान, भाई हम जो ज्ञानवान लगाते हैं, जो दिमाग लगाते हैं, जो ज्ञान लगाते हैं, वो हम जो संज्ञान करते हैं, वो उसके तीन घटक होते हैं। ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि स्टर्नबर्ग के हिसाब से जो हम संज्ञान लगाते हैं, जो हम ज्ञान लगाते हैं, उसके कितने घटक होते हैं, ठीक है। इसके हिसाब से जो हम ज्ञान लगाते हैं, जो हम संज्ञान लगाते हैं, उसके कितने घटक होते हैं, ठीक है। तो कितने घटक होते हैं भाई संज्ञान के, तीन घटक होते हैं। एक मेटा घटक, मेटा घटक को इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मेटा घटक ही बोलते हैं। घटक होता है मतलब कंपोनेंट, ठीक है, घटक को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोनेंट। तो ये कहता है भाई एक मेटा घटक होता है इंसान में, एक निष्पादन घटक होता है जिसको परफॉर्मेंस वाला बोलते हैं, और एक होता है ज्ञान संग्रहण घटक जिसको नॉलेज बोलते हैं, जिसको हम किससे रिलेटेड बोलते हैं, नॉलेज से रिलेटेड बोलते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या है, कंफ्यूज मत होना। स्टर्नबर्ग ने दिया है त्रितंत्र बुद्धि का सिद्धांत, जिसमें उसने 3 स्टेप और 3 प्रकार की बुद्धि का जिक्र किया है, एक विश्लेषणात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि, ठीक है। इन 3 प्रकार की बुद्धि का उसने क्या किया है, जिक्र किया है। और इस जिक्र के साथ साथ वो एक छोटी सी बात और कहता है कि इंसान के अंदर संज्ञान होता है, इंसान के अंदर ज्ञान होता है। तो ये कहता है कि जो इंसान का ज्ञान होना ना, वो 3 तरीके से काम करता है। कौन से 3 तरीके से काम करता है, वो मेटा घटक के रूप में काम करता है, वो निष्पादन घटक के रूप में काम करता है, और वो ज्ञान संग्रहण के रूप में काम करता है। मेटा घटक का क्या मतलब है कि जो भी समस्याएं वो समाधान करता है, जो भी दिमाग लगा के प्रॉब्लम को समाधान करता है, अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग वो क्या कहलाता है, मेटा घटक कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है, मेटा घटक कहलाता है। परफॉर्मेंस का मतलब निष्पादन, निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस। जब हम योजना बनाते हैं, कोई भी प्रक्रिया, कोई भी सूचनाएं हैं, कोई भी जब हम योजना बनाते हैं तो वो किससे बनाते हैं भाई, परफॉर्मेंस घटक से, निष्पादन घटक से, ठीक है। किसी भी टाइप की जब योजनाएं बनाई जाती हैं, सूचनाएं बनाई जाती हैं, तो वो किस घटक से बनती हैं, निष्पादन घटक से बनती हैं, ठीक है। नॉलेज मतलब ज्ञान संग्रहण, इसका क्या मतलब है, जो नई सूचनाएं होती है, आप नए नए ज्ञान जो संग्रह करते हो, तो वो ज्ञान संग्रहण से करते हो। अब देखो आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, एक तो वही जो 2018 और 2021 में पूछा था कि त्रितंत्र सिद्धांत में कौन सा नहीं होता, तो वो 3 आपको मुख्य याद रखना है। आपको मुख्य बात वो 3 ही याद करनी है। ये एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में आ सकता है, आज तक नहीं आया है कि भाई इसने संज्ञानात्मक प्रक्रिया के भी घटक दिए हैं। मान ले आपसे पूछ ले संज्ञानात्मक प्रक्रिया की बुद्धि में घटक किसने दिए हैं, तो आपको पता होना चाहिए स्टर्नबर्ग ने दिए हैं। 3 दिए हैं भाई, एक मेटा घटक, एक निष्पादन और एक ज्ञान। मतलब एक उच्च स्तरीय काम करते हैं हम, एक योजनाएं बनाते हैं, उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, और एक नया नया ज्ञान हम संग्रह करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई चक्कर नहीं, यहाँ तक सबको क्लियर है भाई पॉइंट।
ठीक है, थोड़े एक्सप्रेशन दे दिया करो बीच में, बाकी मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहती, क्योंकि जब कोई डिफिकल्ट सा चैप्टर होता है तो मैं तुम्हारे एक्सप्रेशन मेरे लिए मैटर करते हैं कि आर यू गेटिंग मी और नॉट, बिकॉज यू आर ऑनलाइन स्टूडेंट। अब शक्लें तो दिख नहीं रही, तो बना दिया करो बीच बीच में, समझ आ रहे हैं नहीं इस तरीके से, ठीक है भाई। तो क्लियर, तो ये 3 ही बुद्धि होती है, बस मेन यही याद रखना है, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यावहारिक। क्लियर, बाकी इतना डीप वैसे कभी भी नहीं आया एग्जाम में आज तक, इतना डीप तरीके से कभी भी नहीं आया एग्जाम में, बट फिर भी पीजीटी वाले, ओनली पीजीटी वाले स्टूडेंट इस बात को नोटिस कर सकते हैं, पीआरटी वाले बेशक इस चीज को ना भी याद करना, ठीक है। ये क्या कहता है भाई स्टर्नबर्ग, कि मैं सूचना देता हूं, जैसे मैं अपनी मतलब बुद्धि के अंदर सूचनाएं देता हूं, ठीक है, तो सूचनाएं कुछ स्टेप में देता हूं, मतलब मैं अपनी बुद्धि में सूचनाएं देता हूं, तो सूचनाएं कुछ स्टेप्स में देता हूं। तो आपको सिर्फ ये स्टेप याद कर लेने हैं, सिर्फ पीजीटी वाले बच्चे ध्यान दे, पीआरटी और टीजीटी वाले ये पॉइंट बेशक स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इतना सा बात है, ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं, ज्यादा कंफ्यूज भी होने की जरूरत नहीं है। पीजीटी में शायद ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्टर्नबर्ग सूचनाएं देता है वो किस स्टेप में देता है, जैसे वो कहता है ना मैं सूचनाएं देता हूँ, संज्ञान देता हूँ, तो सूचनाओं के लिए क्या स्टेप होता है, तो क्या होता है भाई, सबसे पहले अनकोडिंग, मतलब सबसे पहले क्या होता है कि व्यक्ति अपने एनकोड करता है, मस्तिष्क में पहचानता है चीजों को, तो सबसे पहले क्या होता है, एनकोडिंग होती है, मतलब वो चीजों को पहचानता है, तो सबसे पहले क्या होती है, एनकोडिंग होती है। फिर हम जब चीजों को पहचान लेते हैं अपने माइंड के अंदर, तो हम क्या करते हैं, इनफेरेडिंग, अनुमान लगाते हैं, मतलब हम जो सूचनाएं हमने प्राप्त की हैं भाई ये सही की हैं या नहीं की हैं, तो हम अनुमान लगाते हैं, ठीक है। व्यवस्था मीन्स फिर हम मैपिंग करते हैं, चीजों को जोड़ते हैं, सिस्टम से लाते हैं, फिर हम उसको एप्लीकेशन करते हैं, उपयोग में लाते हैं, और फिर हम रिस्पॉन्स करते हैं आखिर में। ये क्वेश्चन मैंने क्यों बताया है, मे भी पीजीटी में पूछ ले कि स्टर्नबर्ग के बुद्धि सिद्धांत में जो सूचनाएं होती हैं वो किस प्रकरण या किस तरीके या किस स्टेप्स में दी जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है बस ये 5 स्टेप, सीक्वेंस याद करनी है और कुछ भी नहीं। सबसे पहले एनकोडिंग है, फिर इनफेरिंग है, फिर उनको मैप कर रहे हैं, फिर एप्लीकेशन कर रहे हैं, फिर रिस्पॉन्स। आसान है, सीधी सी बात है कि भाई पहले तो सूचनाओं का नोट करेंगे, फिर हम उसको अनुमान लगाएंगे, फिर उसकी व्यवस्था करेंगे, फिर उसको उपयोग में लाएंगे, और लास्ट में हम क्या है, रिस्पॉन्स देंगे, बस, ठीक है। बस इतना सा पॉइंट है, पीजीटी वाले इसको ध्यान में रख लेना। क्लियर, ये मैंने थोड़े स्कैन कुछ पॉइंट ज्यादा कर दिए थे क्योंकि पीडीएफ आपके साथ अटैच होगी, इसलिए हिंदी इंग्लिश वाले, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। अब देखिए, अब बुद्धि के जो सिद्धांत है बेसिकली यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। एक है ना वर्णन का सिद्धांत है, सिर्फ आपको ये पूछे ना जीनोटाइप और फिनोटाइप, सिर्फ इतना सा पॉइंट आपको याद रखना। क्वेश्चन एक किसी एग्जाम में देखा था मैंने, डीएसएसबी के एग्जाम में था शायद, कि जीनोटाइप फिनोटाइप, जीनोटाइप मतलब वंशानुक्रम और फिनोटाइप होता है वातावरण से संबंधित, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप जो वर्ड्स हैं, बस आपको इतना सा याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले जीनोटाइप और फिनोटाइप, ठीक है, जीनोटाइप और फिनोटाइप किस में आते हैं, तो ये वर्णन के सिद्धांत में आते हैं, ठीक है। जीनोटाइप या फिनोटाइप किसके सिद्धांत में आते हैं, ये वर्णन के सिद्धांत में आते हैं। बस इतना सा, जितनी बात आ रही उतना याद रखना कि वर्णन क्या कहता है कि मेरी बुद्धि में कुछ जीनोटाइप होते हैं, कुछ फिनोटाइप। जीनोटाइप मतलब हेरिडिटी से रिलेटेड पॉइंट होते हैं, फिनोटाइप मतलब एनवायरमेंटल टाइप के पॉइंट होते हैं। बट आपको वर्ड वंशानुक्रम और वातावरण नहीं ध्यान रखना, वो हमने कैटल में करा था। यहाँ पर आपको ध्यान रखना जीनोटाइप और फिनोटाइप, बस इतना सा ही पॉइंट याद रखना। आपसे क्वेश्चन पूछ ले जीनोटाइप और फिनोटाइप बुद्धि में किसने बात करी थी, तो याद रखना वर्णन ने की थी। किसने की थी, वर्णन ने की थी, ठीक है, वर्णन ने की थी। क्या समझ नहीं आया बेटा, मैंने बोला त्रितंत्र सिद्धांत है, स्टर्नबर्ग ने दिया है, 3 बातें दी हैं, विश्लेषण दिया, अनुभव दिया और व्यवहार दिया है, बस। फिर उनके मैंने स्टेप्स बताए हैं। वीडियो को रिपीट जरूर करके देख लेना, क्योंकि बुद्धि का ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट और मुश्किल है। मुझे पता है फर्स्ट टाइम वाले को थोड़ा सा लगता है, लेकिन आप जब रिपीट करके देखोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। अभी 2-3 दिन है ना, आगे आसान आसान से टॉपिक करवाऊंगी ताकि तुम्हारा मजा बन जाए साइकोलॉजी पढ़ने में। लेकिन मेरी बुरी आदत है, मैं पहले मुश्किल टॉपिक करवाती हूँ, क्यों, ताकि बच्चा उनको 3-4 बार रिवाइज करता रहे और उसको वो टॉपिक बहुत आसान लगने लगे। तो जानबूझ के मैं पहले मुश्किल बड़े बड़े टॉपिक ही करवाती हूँ। अब देखिए, एक है बुद्धि का पास मॉडल। कुछ सिंपल आपको बस ये याद रखना है कि बुद्धि का कोई पास मॉडल भी है। एक बार क्वेश्चन आया था कि ये पास है क्या चीज, किसी को पता ही नहीं है पास है क्या चीज। तो आपको कुछ चीजें ऐसी होंगी, लास्ट में जब अपनी साइकोलॉजी बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो मैं करवाऊंगी शक्तिमान की छोटी छोटी मगर मोटी बातें। इसका मतलब क्या है, पेपर में कुछ शब्द दिखाई देते हैं जो सिर के ऊपर से जाते हैं, और उन शब्दों की कोई राम कहानी नहीं होती, बहुत लंबी चौड़ी छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं।
तो वो एक आधी क्लास लास्ट में लेती हूँ मैं, शक्तिमान की छोटी छोटी मगर मोटी बातें, उसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं। तो उन्हीं छोटी छोटी और मोटी बातों में से था कि एक बार आ गया था कि पास मॉडल किससे संबंधित है। अब बच्चों के बाईपास से गुजर रहा था ये, क्योंकि कभी पढ़ा ही नहीं था। तो इतना सा याद रखना कि जो बुद्धि का पास मॉडल है, बुद्धि का पास मॉडल है वो बुद्धि से संबंधित है, मतलब इंटेलिजेंस का मॉडल है, तो ये बुद्धि से संबंधित है। किससे संबंधित है? बुद्धि से संबंधित है। क्या भाई? पास मॉडल किससे संबंधित है? बुद्धि से संबंधित है। अब ये किसने दिया था? जेपी दास ने। ठीक है, ये किसने दिया था? जेपी दास। पूरा नाम आपसे पूछा जाए तो ये किसने दिया था बेटा? जेपी दास ने दिया था। किसने दिया था? जेपी दास ने। ठीक है, अब पास का मतलब क्या है? मीन्स ये क्या बोलता है? देखो बुद्धि के सिद्धांत में हम क्या ही पढ़ रहे हैं कि कौन बुद्धि के लिए क्या बोल रहा है, कौन बुद्धि को लिए क्या बोल रहा है, कौन बुद्धि के लिए क्या बोल रहा है, यही तो पढ़ रहे हैं हम बुद्धि के सिद्धांतों में। अरे यार आज भी कमेंट ओपन रहे क्या? और मैंने ऐप पर परमानेंट सेटिंग करवाई थी कमेंट ऑफ करने वाली, और मुझे लगा ऐप वालों ने कर दिए होंगे, तब मैंने आज चेक नहीं करे। कल से परमानेंट ऑफ वाला लगवा दूंगी, क्योंकि पता है क्लास लगाते टाइम कई बार नहीं याद रहते, बहुत ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ते हैं, चैप्टर, ये वो, नंबर, बहुत सारी चीज़ें। और उसने कहा था मैम क्लास से पहले कर दूंगा मैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग कि कमेंट सिर्फ आपको दिखेंगे, बट शायद वो भूल गया होगा, कोई बात नहीं, बेचारा, कर देंगे। देखिए अब बुद्धि के पास मॉडल में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये पास क्या है। पास का मतलब पी से प्लानिंग, कहता है कोई भी इंसान बुद्धिमान है भैया वो प्लानिंग करता है, मतलब प्लानिंग करो। अराउजल मतलब उस चीज़ का अवधान करो, उस चीज़ पे ध्यान दो, उस चीज़ पे अपना अटेंशन लेके जाओ। साइमल्टेनियस मतलब कहते हैं ना एक काम के साथ साथ साइमल्टेनियसली हम दो काम कर लेते हैं, तो ये वाला काम आप करो साथ साथ, मतलब एक के साथ दूसरा काम आप करो। ठीक है, एस का मतलब होता है सक्सेसिव प्रोग्रेसिंग। अनुक्रमिक प्रकरण मतलब एक बात के साथ उसकी दूसरी बात, दूसरी के साथ तीसरी बात, उसको जोड़ के आप पढ़ो। ठीक है, हाँ, तो आपको ये चीज़ सिंपल सा जो है लॉजिक याद रखना है, ज़्यादा डीप में आपको ये चीज़ याद नहीं रखनी। ठीक है, आपको ये सिंपल सा पॉइंट याद रखना है, पास, कि पास का मतलब क्या होता है, बस इतना सा याद रखना है, पास का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बस इतना सा आपको याद रखना है कि पास, और किसने दिया भाई? जेपी दास ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? जेपी दास ने। प्लानिंग, अराउजल, सहकालिक, सक्सेसिव। ठीक है, तो ये किसने दिया था? जेपी दास ने दिया था। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब एक छोटा सा पॉइंट और याद रखना कि बुद्धि के हम जितने भी सिद्धांत हमने पढ़े हैं, जितने भी सिद्धांत हमने पढ़े हैं बुद्धि के, उनको बुद्धि के फैक्टरीय सिद्धांत बोलते हैं, उनको बुद्धि के कारकीय सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हमने जितने भी सिद्धांत पढ़े हैं उनको बुद्धि के कारकीय सिद्धांत बोलते हैं, मतलब बुद्धि के फैक्टर थ्योरी बोलते हैं, मतलब फैक्टर बोलते हैं। जितने भी हमने बुद्धि के सिद्धांत पढ़े हैं उनको बुद्धि के कारकीय सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? कारकीय सिद्धांत, सिवाय ये स्टर्नबर्ग वाला। ठीक है, सिवाय जो स्टर्नबर्ग का सिद्धांत है वो कारकीय सिद्धांतों के अंदर नहीं आता, बाकी जितने भी सिद्धांत हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कारकीय सिद्धांत। ठीक है, सिवाय स्टर्नबर्ग का बाकी जो सिद्धांत हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? कारकीय सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्या बोलते हैं? कारकीय सिद्धांत बोलते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर जो अपने बुद्धि के फैक्टर्स हमने पढ़े थे सारे के सारे वो खत्म हो गए हैं। इन शॉर्ट मैं रिवाइज कर देती हूँ कि हमने कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पर पढ़े थे। ठीक है, तो बुद्धि के सारे फैक्टर यहाँ पर क्या हो गए हैं भाई? खत्म हो गए हैं। ठीक है, जितने भी स्टार्टिंग से एंड तक हमने पढ़े थे। इन शॉर्ट मैं रिवाइज कर देती हूँ कि कौन कौन से फैक्टर्स हमने जो है पढ़े हैं बुद्धि के, जो यहाँ पर खत्म हो गए। सबसे पहले हमने पढ़ा एक कारक सिद्धांत जो अल्फ्रेड बीने ने दिया। किसी को ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सीधा आप नाम रख लेना। ठीक है, सीधा आप नाम याद करना। सबसे पहले एक कारक सिद्धांत किसने दिया भाई? अल्फ्रेड बीने ने दिया। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? थ्रस्टन ने दिया। पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया? बर्ट एवं बर्नर ने दिया। प्रतिदर्श और न्यायदर्श का सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन ने दिया। त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया? स्टर्नबर्ग ने दिया। त्रिस्तरीय सिद्धांत किसने दिया? कैरोल ने दिया। त्रिआयामीय सिद्धांत किसने दिया? जेपी गिलफोर्ड ने दिया। बुद्धि का 5 सिद्धांत किसने दिया? जेपी दास ने दिया। ठीक है, क्लियर हुआ भाई? तो ये क्या है? ये है बुद्धि के सिद्धांत। ये हमने क्या करे? बुद्धि के फैक्टर्स, बुद्धि के
सिद्धांत। अब जब हमने बुद्धि का मेजरमेंट किया था, बुद्धि का मापन किया था, तो वहां पर एक टेबल रह गई थी अपनी, तो उस टेबल को देख लेते हैं। आईक्यू की टेबल मतलब किस इंसान में कितनी बुद्धि है, तो उसको किस कैटेगरी का माना जाता है, मतलब आईक्यू के जो टेबल है उसकी बात कर लेते हैं। कहने का मतलब मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपका MA/CA गुणा 100 मिला के आपकी इंटेलिजेंस निकल जाएगी। जैसे कहेगा भाई एक बच्चे की मानसिक आयु इतने वर्ष है और एक बच्चे की मानसिक आयु तो 72 है, वास्तविक आयु 60 वर्ष है, तो उसका आईक्यू क्या होगा, तो 12 × 72, तो ऐसे करके काट देंगे। कोई भी आप मतलब किसी भी अंक के शब्दों में ले लो, तो मेंटल एज बटे क्रोनिकल एज गुणा में 100, मतलब मेंटल एज बटे क्रोनिकल एज गुणा में 100। तो ऐसा करके हमने क्या करा, ऐसा करके हमने उसको याद कर लिया था। लेकिन मान लो किसी की 120 आई तो उसको कहेंगे क्या, किसी की 90 आई तो उसको कहेंगे क्या, है ना। तो फिर एक टेबल बनाई, वैसे तो स्टर्न ने भी बनाई थी टेबल, लेकिन जो टेबल वैल्यूएबल है, जो टेबल मान्य है, वो टर्मन की दी हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन आए बुद्धि लब्धि की तालिका, ठीक है, टेबल ऑफ आईक्यू, बुद्धि लब्धि की तालिका, बुद्धि लब्धि की तालिका, टेबल ऑफ आईक्यू की जो आईक्यू की टेबल है वो किसने दी है, जो बुद्धि लब्धि की तालिका है, जो बुद्धि लब्धि की टेबल है वो किसने दी है। तो ध्यान रखेंगे बच्चे, वो जो टेबल है वो किसने दी है, वो आपकी दी है किसने भाई, वो टर्मन ने दी है। किसने दी है, टर्मन ने। ठीक है, किसने दी है, टर्मन ने दी है। क्लियर। अब देखिए, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आता है किसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, तो वो किस में स्टैंड करेगा। भाई किस इंसान की बुद्धि लब्धि कितनी है तो वो किस में स्टैंड करेगा, उस चीज को हम देख लेते हैं कि किस किस में स्टैंड करेगा। तो किसी की आईक्यू 140 या उससे ऊपर, 140 होने का मतलब आप समझ रहे हो कि आप हो तो 10 साल के, आपका जो वास्तविक आयु है वो तो 10 साल की है, लेकिन आपकी जो मेंटल एज है जो कि बी ने दी थी वो 14 साल की है, और गुणा में आप कर देंगे 100, तो आपका आईक्यू आ गया कितना, 140। ठीक है, आजकल तो सारे दादा हो रहे हैं, 10 साल के सारे बच्चे 15 साल के बराबर हो रखे हैं, लेकिन उस टाइम में जब ये टेबल दी गई तो 10 साल का बच्चा 14 साल का एक्शन कर रहा, तो इसका मतलब ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना। तो वो कैसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो 140 या उससे ऊपर जिसका आईक्यू है, मतलब वो जीनियस बच्चा माना जाता है। वो कैसा बच्चा माना जाता है भाई, वो जीनियस बच्चा माना जाता है। कैसा बच्चा माना जाता है, जीनियस बच्चा। ठीक है, कैसा बच्चा माना जाता है, जीनियस बच्चे। जैसे यहाँ कुछ जीनियस बच्चे हैं, एंड आई रियली डोंट लाइक सच स्टूडेंट्स। देखो कभी कभी कमेंट ओपन रह जाते हैं क्योंकि मैंने ऐप पे डिफॉल्ट सेटिंग करवाई थी, शायद वो भूल गया होगा। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तुम एक दूसरे से, कई बच्चे एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तू किसकी तैयारी कर रही है, तू किसकी तैयारी, तुम्हें क्या ही मतलब है, तुम कौन सा, पता नहीं, एक लड़की हिसार से है, एक झज्जर से है, एक रोहतक से, एक दिल्ली से है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कोई ऑफलाइन तो है नहीं कि तुम्हारी दोस्ती बहुत जबरदस्त वाली यहाँ चलने वाली है, ओ भाई मेरी नई फ्रेंड बन गई, है ना, नई पड़ोसन। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, या कोई क्या पढ़ रहा है कुछ नहीं, तुम्हें मतलब ही नहीं है। इसका मतलब जो एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहा है ना, उसका क्लास में ध्यान नहीं है, इसका मतलब आपका कमेंट्स पे ध्यान है। आपको क्या ही मतलब है कमेंट से, ऊपर जा रहे नीचे जा रहे, कोई कुछ कर रहा, तुम्हें ही क्या लेना है। तुम, मैं जो बोल रही हूँ वो सुनो ना। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब आप एक दूसरे से क्वेश्चनिंग कर रहे हो, वो तू क्या कर रही है, तू किसकी तैयारी कर रही है, जनानियों वाली बातें शुरू कर दी यार तुमने। मतलब सही कहते हैं, लड़कियां कभी बाज नहीं आएंगी अपनी हरकतों से। मैं औरत होकर औरत की बुराई नहीं करना चाहती, बड़ी बड़ी सच्चाई है ये बहुत बड़ी सच्चाई है। ए जिज्जी तू क्या करे, अरे जिज्जी कुछ भी करे, तुम्हें क्या ही मतलब है। तुम पूरा फोकस अपने कंटेंट पे रखो। जिस दिन गलती से कमेंट ओपन रह गया ना, भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए कमेंट, एक दूसरे का कमेंट किसी को नहीं देखना, सिर्फ ये देखो मैं क्या पढ़ा रही हूँ, बस उस पर पूरा ध्यान रखो। इसका मतलब तुम्हें क्लास समझ नहीं आएगी जो एक दूसरे से पूछ रहा है कि तू क्या कर रही है, तू क्या कर रही है, तू कहाँ से, तुम्हें क्या ही करना है एक दूसरे का। देखो अब ऑफलाइन में होता है ये दोस्तियां, पढ़ लो ऑनलाइन में चुपचाप। अब देखो 140 या उससे अधिक जो आईक्यू होता है तो वो होता है प्रतिभाशाली, जिसको हम जीनियस बोलते हैं। जैसे कि आजकल गूगल बॉय कौटिल्य का कोंड बड़ा फेमस हो रहा है, जानवी पनवार बड़ी फेमस हो रही है, मतलब लाइक दिस। ठीक है, तो वो जो चीज है आपको पता है। अब 120 से 139, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर क्वेश्चन। अब है ना, टर्मन ने पहले तो ऐसे दिया था 120 से 139, लेकिन बाद में वो कहता भैया मुझे ना पसंद नहीं है, तो उसने इसको राउंड में भी कर दिया था, मतलब ऑल ओवर राउंड कर दिया था, 140 लिख दिया था। अब देखो जब उसने ऑल ओवर राउंड करके 140 लिख दिया, तो आप ध्यान से सुनिएगा, आपको पेपर में 120 से 140 भी ऑप्शन मिल जाए, आपको पेपर में 120 से 139 भी ऑप्शन मिल जाए। ठीक है,
आपको मान लो पेपर में दोनों ऑप्शन मिल जाए तो आप कौन सा टिक करके आओगे? अब कई बच्चे कहेंगे मैं तो 140 वाला टिक करके आऊंगी, लेकिन 140 वाला टिक नहीं करके आना आपको। आपको कौन सा टिक करना है बेटा? 139 वाला। ठीक है, आपको कौन सा टिक करना है? 139 वाला, जो उसने ऑफिशियली जेन्युइनली दिया था, आपको वो ही टिक करना है। ठीक है, आपको क्या करना है? वो ही टिक करना है, आपको 140 वाला ऑप्शन टिक नहीं करना है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। बट वैसे पूरा ही मिलता है आजकल, बट यदि बिल्कुल सही स्ट्रिक्ट ये ऑप्शन हो तो यही टिक करना। और 120 से 139 का बच्चा होता है वेरी सुपीरियर, जो मतलब जीनियस से थोड़ा सा कम होता है। सुपीरियर, वेरी सुपीरियर, अति श्रेष्ठ। 110 से 120 का जो बच्चा होता है उसको हम बोलेंगे श्रेष्ठ, उसको हम बोलेंगे श्रेष्ठ। ठीक है, उसको हम किस में बोलेंगे भाई? श्रेष्ठ बुद्धि के अंदर बोलेंगे। फिर 90 से 109 तक की यदि हम बात करें कि 90 से 109 तक का बच्चा होता है वो नॉर्मल होता है भाई। 90 से 110 का जो आईक्यू होता है वो बिल्कुल नॉर्मल आईक्यू होता है। ठीक है, 80 से 89 का जो आईक्यू होता है वो डल बुद्धि का होता है, मतलब जो डल बुद्धि होती है। जब मैं आपको एक चैप्टर कराऊंगी डिसेबिलिटी वाला, उसके अंदर जो ये जितनी भी ये मंद बुद्धि के बहुत सारे टाइप होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, ये मॉडरेट, बहुत सारा जो एक्ट है वो सारे करवाऊंगी। ठीक है, हाँ अब देखिए, तो 80 से जो 89 होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मंद बोलते हैं, मतलब डल बुद्धि बोलते हैं। 70 से 79 वाला जो आईक्यू होता है उनको हम क्या बोलते हैं? फीबल माइंडेड, मतलब जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं, सीमांत मंदबुद्धि, मतलब थोड़े से मंदबुद्धि के लेवल से, जो मतलब बैकवर्ड से थोड़े से ऊपर होते हैं, मतलब वो वाला आप कह सकते हो। फिर 60 से 69 जो होता है उसको हम मूड बुद्धि बोलते हैं या मोरोन्स बोलते हैं। ठीक है, जो 60 से 69 वाला होता है उसको हम मूड बुद्धि बोलते हैं या मोरोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोरोन्स। 25 से 50 या 25 से 60 उसको हम बोलते हैं एम्बिसाइल। यदि मैं इनको शॉर्ट करना चाहूँ यहाँ पे तो हम सीधा एक ही बात में लिख देंगे कि 70 से 90 वाला जो बच्चा होता है वो मंद बुद्धि के अंदर आता है, और जो 50 से 70 वाला बच्चा होता है वो बैकवर्ड के अंदर आता है। ठीक है, वो किस में आता है? बैकवर्ड के अंदर। लेकिन मैंने जानबूझ के ये वाली टेबल ली है क्योंकि आजकल जो पेपर में ऑप्शंस आ रहे हैं ना, ये वाले आ रहे हैं। ठीक है, इकट्ठा नहीं आ रहा कि 50 से 70 मंद बुद्धि है, ऐसा नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपको इसलिए यही ऑप्शन ध्यान रखने हैं कि जो मतलब ये 10 में डिवाइड कर दिया ना, सीधी सी बात है, ये 10 में डिवाइड कर दिया तो 80 से 90 तक का तो मंद आ गया, और 70 से 80 तक का क्या आ गया भाई? जो बॉर्डर लाइन वाला होता है। 60 से 70 तक का क्या आ गया? मूड। और 20 से 60 तक का आ गया हीन बुद्धि, और 20 से कम बिल्कुल ही क्या हो गया? जड़ बुद्धि। ठीक है, 20 से कम क्या हो गया? जड़ बुद्धि। ये ऑप्शन ज्यादा देखने को मिले तो इनको टिक कर देना, अदरवाइज सिंपल सा ऑप्शन में बताती हूँ, यहाँ तक सबको क्लियर है? सामान्य बुद्धि। ठीक है, फिर 70 से 90 आ जाता है कौन सा भाई? मंद बुद्धि। मतलब 70 से 90 या 70 से 89 कह दो, कुछ भी कह दो, मंद बुद्धि। मतलब 10-10 कम करते चलेंगे। ठीक है, 10-10 कम करते चल रहे हैं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। 10 कम कर दिया, मंद बुद्धि का बॉर्डर लाइन आ गया। फिर हमने क्या है? फिर हमने 10 कम कर दिया, फिर मूड आ गया। फिर यहाँ पर सीधा 30 है, यहाँ पर हीन बुद्धि। ठीक है, एम्बिसाइल या बैकवर्ड, कुछ भी आप कह सकते हो। हाँ, ये जो मूड बुद्धि है ना, जो मोरल्स, इसको आप बैकवर्ड भी कह सकते हो, इसको आप बैकवर्ड चाइल्ड भी कह सकते हो। और 20 से कम होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जड़ बुद्धि बोलते हैं। ठीक है, 20 से कम होते हैं वो क्या होते हैं? जड़ बुद्धि। मतलब 25 से कम भी हो सकता है ऑप्शन में, तो 25 से कम होते हैं जड़ बुद्धि। अब इससे जो टेबल में से क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा? ध्यान से सुनो। वो हर बार क्वेश्चन देगा, वो आपसे इधर से क्वेश्चन उठा लेगा कि ये वाले बंदे का बुद्धि लब्धि क्या होती है, इसकी बुद्धि लब्धि क्या होती है, इसकी बुद्धि लब्धि क्या होती है। तो सबसे पहले तो वो बुद्धि लब्धि पूछेगा कि किसकी कौन सी होती है, तो आप वो बुद्धि लब्धि बताएंगे भाई किसकी कौन सी बुद्धि लब्धि होती है। तो आपको शब्द देगा और नीचे उसके ऑप्शंस गिवन होंगे और आपको उस ऑप्शंस को पॉइंट आउट करना है। ठीक है, दूसरा वो स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन दे सकता है, जैसे कि जो संपुष्ट कार्यक्रम होते हैं प्रतिभाशाली बच्चों के लिए होते हैं, वो मैं पढ़ाऊंगी आपको एक चैप्टर इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाला, उसमें पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगी। अभी बुद्धि में तो सिर्फ आपको इनकी टेबल और उनके नंबर याद रखने हैं, लेकिन ये चीज क्या है? ठीक है ना, ये चीज क्या है, इनके बारे में, मतलब ये बंदे क्या है, इनकी क्या क्या खासियत है, क्या क्या बहुत सारी, आप मंद बुद्धि की भी देखोगे 3-4 कैटेगरीज हैं, तो इनका जो डिटेल है वो मैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही याद रखना है। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था, जो हैंडीक्राफ्ट की एजुकेशन है वो किसको दी जानी चाहिए? ठीक है, हैंडीक्राफ्ट। अब हैंडीक्राफ्ट की एजुकेशन कई बच्चों को लगता है कि बैकवर्ड चाइल्ड को दे दो, लेकिन बैकवर्ड हैंडीक्राफ्ट में बेस्ट नहीं करता। हैंडीक्राफ्ट की जो एजुकेशन दी जाती है वो किसको दी जाती है भाई? वो दी जाती है मंद बुद्धि बच्चों को।
क्योंकि जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं वो शिक्षा में बेहतर नहीं करते तो हैंडीक्राफ्ट में बेहतर कर लेते हैं, ठीक है। या फिर ये ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि जो बाल अपराध की तरफ जाते हैं वो कौन से बच्चे होते हैं, तो बाल अपराध की तरफ भी जो मंदबुद्धि हैं वो ही जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये इंटेलिजेंस की क्या होगी भाई, टेबल होगी। बाकी इस चैप्टर को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, ठीक है भाई। मेरी बातों को माइंड नहीं करने का बिल्कुल भी। भाई किसी बच्चे को लगा कि मुझे टारगेट किया है, मैंने किसी स्पेशल को टारगेट नहीं किया, सबको किया है, ठीक है। चलो अब हम पढ़ लेते हैं लास्ट सेक्शन, बुद्धि मापन की विधियां। यहां से है ना स्टार लगा लो 5। अब तुम्हें ले चलते हैं 5 स्टार होटल में। बुद्धि मापन की विधियां, ठीक है। बुद्धि मापन की विधियां, इंटेलिजेंस को मेजरमेंट करने के लिए विधियां, ठीक है। अब देखो बुद्धि मापन की विधियां कि इंटेलिजेंस को कैसे मेजरमेंट किया जा सकता है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म आता है, तो थोड़ा सा ध्यान लगा के सुने। यहाँ मैं और टीचर्स की क्लास नहीं लगा रही, तो डोंट कमेंट लाइक कि उसकी क्लास लगाओ उसकी लगाओ, ये यूट्यूब की बातें हैं, ये यूट्यूब पे करेंगे। देखो अब यहाँ देखो बुद्धि मापन की विधियां, तो बुद्धि मापन की वैसे मुख्य रूप से बात करें तो 2 विधियां हैं, ठीक है। मुख्य रूप से बुद्धि मापन की 2 ही विधियां हैं, एक व्यक्तिगत और एक सामूहिक, ठीक है। बुद्धि मापन की 2 ही विधियां हैं, एक व्यक्तिगत और एक सामूहिक, ठीक है। लेकिन आजकल जो आपके एग्जाम्स में और आ रही है निष्पादन टेस्ट भी आ गए, परफॉर्मेंस टेस्ट, तो हम इसको भी ऐड कर देते हैं। लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाए कि बुद्धि मापन की कितनी विधियां हैं, तो आप कहोगे मैडम 2 विधियां हैं, एक सब्जेक्टिव होती है और एक ऑब्जेक्टिव होती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव। 25 से 50 को कर देना इडियट, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो बुद्धि मापन की कितनी विधियां हैं भाई, 2, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, व्यक्तिगत और सामूहिक। सबसे पहले यही पॉइंट याद रखना है। लेकिन आजकल एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, आपने देखा होगा बुद्धि की निष्पादन सिद्धांत कौन, मतलब बुद्धि की निष्पादन विधि कौन सी नहीं है, या निष्पादन विधि कौन सी है या कौन सी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आ रहे हैं। तो निष्पादन विधि, तो परफॉर्मेंस जो मेथड है ये आजकल यूज हो रहा है, लेकिन फिर भी ऑल ओवर पूछे तो हम 2 ही टाइप बताते हैं, बट मैं आपको पढ़ाऊंगी तीसरा टाइप भी, आपको निष्पादन के मेथड भी बताऊंगी कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब देखिए बुद्धि मापन की 2 विधियां हैं, कौन कौन सी भाई, व्यक्तिगत और सामूहिक। कौन कौन सी, व्यक्तिगत और सामूहिक, व्यक्तिगत और सामूहिक। लास्ट में फिर बता दूंगी एक बार वो थ्योरी, त्रितंत्र, व्यक्तिगत और सामूहिक। देखिए सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। अब आगे इनको भी 2-2 भागों में बांट दिया, आगे इनको भी 2-2 पार्ट्स में बांट दिया। वर्बल, नॉन वर्बल, वर्बल, नॉन वर्बल। कहने का मतलब बिल्कुल दिमाग लगा के इसको समझो, लास्ट में जो आपके क्वेश्चंस है उनको मैं रिप्लाई कर जाऊंगी जो डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो बुद्धि मापन की 2 विधियां हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक, जिसको हम बोलते हैं वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल और नॉन वर्बल, वर्बल को हिंदी में बोलते हैं शाब्दिक, वाचिक या भाषाई, भाषिक, कुछ भी शब्द आ सकता है पेपर में, शाब्दिक, वाचिक या भाषिक। नॉन वर्बल को बोलते हैं अशाब्दिक, अवाचिक, अभाषिक, क्रियात्मक। क्या समझे आप मेरी बात को कि बुद्धि मापन की 2 विधियां हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, और आगे उन 2 विधियों को, आगे जो वो 2 विधियां हैं उन 2 विधियों को अलग अलग डिफाइन कर दिया हमने
वर्बल और नॉन वर्बल, वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक है, क्या डिफाइन कर दिया, वर्बल नॉन वर्बल। मतलब कुछ विधियां तो ऐसी हैं जिसमें हम बोल के बच्चों की इंटेलिजेंस को टेस्ट करेंगे, कुछ विधि ऐसी हैं जिसमें हम बच्चों की बोलकर इंटेलिजेंस को टेस्ट करेंगे, लेकिन कुछ विधियां ऐसी हैं जिसमें हम बच्चों की बोलकर इंटेलिजेंस को टेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम कैसे टेस्ट करेंगे भाई, हम बिना बोले इंटेलिजेंस को टेस्ट करेंगे। बिना बोले का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करवा के, कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ काम करवा के, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करवा के जब हम बच्चों की बुद्धि को टेस्ट करेंगे तो वो कौन सी बुद्धि हो जाती है, वो अशाब्दिक हो जाती हैं। और जब हम बच्चों से क्वेश्चन आंसर पूछ के बोल के करवाएंगे तो वो क्या हो जाती है भाई, शाब्दिक हो जाती है। ठीक है, अब ये व्यक्तिगत है तो मैंने आपको बताया था व्यक्तिगत शब्द होता है एक इंसान से रिलेटेड। तो जब सिंगल टाइम में सिंगल बंदे की पर्सनैलिटी या बुद्धि को मेजरमेंट किया जाता है तो उसको हम व्यक्तिगत विधियां बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है, अरे बैकवर्ड चाइल्ड बताया तो 50 से 70, 50 से 70। ठीक है, 70 से 50 मूर्ख मतलब मंद बुद्धि, सॉरी। ठीक है, तो बैकवर्ड को ले जाना 50 से 70। बाकी ये इसका जो आईक्यू है ना, इतने काम नहीं आते आजकल पेपर में, जो आते हैं ना वो बहुत घुमा के आते हैं, वो बहुत उनके 4-4 5-5 टाइप है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में इनको बिल्कुल डिटेल से बता दूंगी, टेंशन ना लो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही याद रखना, 50 से 70 वाला। देखो, तो वर्बल नॉन वर्बल, क्योंकि उस कैटेगरी के बीच फिर 4 सब कैटेगरीज आ जाती हैं, वर्बल नॉन वर्बल। ऐसे ही जो सामूहिक होता है उसमें क्या होता है, पूरे ग्रुप की बुद्धि को एक साथ डिफाइन किया जाता है। तो पूरे ग्रुप की बुद्धि को जब एक साथ डिफाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सामूहिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेम इसको भी 2 भागों में बांटा है, वर्बल और नॉन वर्बल। अब आपको पता, जो सर्वप्रथम टेस्ट लिया गया था, जो पहला टेस्ट था बुद्धि का, फटाफट लिखो कौन सा था, पहला टेस्ट था बुद्धि का बीने साइमन स्केल। ठीक है, पहला टेस्ट था बुद्धि का कौन सा भाई, बीने साइमन स्केल। सबको पता होगा बुद्धि का जो सर्वप्रथम टेस्ट हुआ था वो बीने साइमन स्केल हुआ था, जो कि किसके द्वारा लिया गया था भाई, बीने के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, बीने के द्वारा। और इसके अंदर शुरू में 30 क्वेश्चंस ऐड किए गए थे, ध्यान से सुनेंगे। इसके अंदर शुरू में 30 क्वेश्चन थे और पहली बार ये टेस्ट दिया गया था 1905। सबसे पहले क्या किया था, बीने ने साइमन के साथ मिलके एक स्केल बनाया था और उस स्केल पर 30 क्वेश्चन लिखे थे, मतलब 30 क्वेश्चन उसके ऊपर थे। और जब वो 30 क्वेश्चन उसके ऊपर थे तो हर एक अलग अलग बंदे से, मतलब इंडिविजुअल टेस्ट है, तो एक एक बच्चे से उन क्वेश्चन के बारे में पूछा गया। और जब एक एक बंदे से उस क्वेश्चन के बारे में पूछा गया, बच्चों ने रिप्लाई किया, और जब बच्चों ने रिप्लाई किया तो उनकी बुद्धि के बारे में पता किया। ठीक है, उनकी बुद्धि के बारे में क्या किया भाई, पता कर लिया। तो ध्यान रखना एक एक वर्ड का, शुरू में कितने क्वेश्चन थे भाई, 30 क्वेश्चन थे। फिर आप सबको पता है कि 1905 वाले टेस्ट को 1908 में रिवाइज कर दिया था, जब इसने मेंटल आयु जोड़ी थी। ठीक है, 1908 में क्या कर दिया था, रिवाइज कर दिया था 1908 में। और फिर 1911 में भी इसको रिवाइज कर दिया गया था। और फिर जो क्वेश्चंस की संख्या हो गई थी वो 59 हो गई थी। ठीक है, शुरू में क्वेश्चन कितने थे, 30। शुरुआत में 1905 में क्वेश्चन कितने थे, 30। 1908 से 1911 तक जो इसमें क्वेश्चन रहे वो कितने रहे भाई, 59। वो कितने रहे, 59 रहे। फिर आपको पता है इन्हीं का जो स्केल था उसको अमेरिका का एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण। स्टैनफोर्ड किसी बंदे का नाम नहीं था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम था। बंदा तो था टर्मन। ठीक है, मतलब इसको क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया गया। और इसको मॉडिफाई कब किया भाई, 1916 में। और 1916 में उसको मॉडिफाई करके कितने क्वेश्चंस दे दिए, 90 क्वेश्चन। ठीक है, कितने क्वेश्चन दे दिए, 90 क्वेश्चन। अगेन मैं आपको समझाती हूँ। बुद्धि मापन का जो सर्वप्रथम टेस्ट लिया गया उस टेस्ट का नाम था बीने साइमन स्केल। उस टेस्ट का नाम क्या था, बीने साइमन स्केल। बीने और साइमन 2 लोगों ने मिलकर बुद्धि पर काम किया और उन्होंने एक तालिका सी बनाई, 30 उसके अंदर क्वेश्चन रखे। सर्वप्रथम 1905 में कितने क्वेश्चन रखे गए भाई, 30। बच्चों की बुद्धि मापी, सफल रहा, बड़ा अच्छा लगा। तो कोई चीज सफल रहती है तो हम उसको रिवाइज कर देते हैं। तो बीने साइमन ने क्या किया, अपने स्केल को रिवाइज करा 1908 में और 1911 तक वो स्केल रहा और उसके अंदर 59 क्वेश्चन रहे। कितने क्वेश्चन रहे भाई, 59 क्वेश्चन रहे। फिर आ गया टर्मन। टर्मन कहता है भाई मेरे को भी तुम्हारा स्केल बड़ा पसंद आ रहा है, मैं भी अपने बच्चों की, जो मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाता होगा टर्मन, तो स्टैनफोर्ड इज अ नेम ऑफ यूनिवर्सिटी। तो वो कहता है भाई मैं भी अपने बच्चों को देखूंगा उनमें कितनी बुद्धि है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सारा तुम्हारा कॉपी नहीं करूंगा, मैं तो अपने भी ऐड करूंगा क्वेश्चन।
तो उसने क्या करा, फिर अपने क्वेश्चन ऐड कर दिए और क्वेश्चंस कितने होंगे भाई, 90 हो गए। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बीने साइमन स्केल में सर्वप्रथम प्रश्नों की संख्या कितनी थी, 30 थी। रिवाइज्ड एडिशन में प्रश्नों की संख्या कितनी थी, 59 थी। जब स्टैनफोर्ड रिवाइज हुआ तो उसमें प्रश्नों की संख्या कितनी थी, 90 थी। ठीक है, तो इस तरीके से इसके प्रश्नों की संख्या बढ़ती चली गई। अब यहाँ पर आपको जो याद करने का क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको क्या याद करेंगे भाई, अब आपको यहाँ पर ये याद करना है कि बीने साइमन स्केल, स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण या टर्मन मैरिल परीक्षण भी इसको कह देते हैं। टर्मन मैरिल एक बंदा था, टर्मन और मैरिल उन दोनों ने मिलकर काम किया था, मतलब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ये आपसे पूछ ले टर्मन मैरिल परीक्षण बुद्धि मापने के कैसे टेस्ट है। टर्मन मैरिल परीक्षण बुद्धि मापने के कैसे टेस्ट हैं। तो आप ध्यान रखेंगे ये बुद्धि मापने के कैसे टेस्ट हैं भाई, टर्मन और मैरिल परीक्षण बुद्धि मापने के कैसे टेस्ट हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये बुद्धि मापने के व्यक्तिगत शाब्दिक टेस्ट है। ठीक है, ये सब्जेक्टिव वर्बल टेस्ट है। कैसे टेस्ट है भाई, मतलब सबको पता, सबसे पहले हम व्यक्तिगत पढ़ रहे हैं, बाद में याद भी करवाऊंगी एक बार लास्ट में, अभी समझ लो सिर्फ। तो व्यक्तिगत है, लेकिन व्यक्तिगत कैसे हैं भाई, शाब्दिक है। व्यक्तिगत कैसे हैं भाई, शाब्दिक है। क्या याद करेंगे, व्यक्तिगत शाब्दिक टेस्ट कौन कौन से हैं, बीने साइमन स्केल, फिर स्टैनफोर्ड बीने स्केल, फिर मतलब ये टर्मन और मैरिल स्केल। ठीक है, टर्मन और मैरिल स्केल। अब कहते हैं हिंदुस्तान वाले कहाँ पीछे थे, वो कहते हैं हम भी एक टेस्ट बनाएंगे, हम भी करेंगे कुछ ना कुछ। तो हिंदुस्तान में एक टेस्ट बनाया गया जिसका नाम था हिंदुस्तानी बीने साइमन स्केल। देखो हिंदुस्तान में जो टेस्ट बनाया ना, ध्यान से सुनेंगे, उस टेस्ट में ना यही नाम है सेम। हिंदुस्तान में जो टेस्ट बनाया उस टेस्ट का नाम यही है बीने साइमन स्केल, बट क्या किया उसके आगे हिंदुस्तानी लिख दिया, हिंदुस्तानी बीने साइमन स्केल। बस हिंदुस्तानी बीने साइमन स्केल। क्या समझे कि हिंदुस्तान में एक टेस्ट बनाया, उस टेस्ट का नाम रख दिया हिंदुस्तानी बीने साइमन स्केल। ठीक है, वो किसने बनाया, डॉक्टर राइस। कब बनाया, 1922। तो ध्यान रखना ये भारत का पहला बुद्धि परीक्षण है, ये भारत का पहला बुद्धि परीक्षण है। ठीक है बेटा, तो ये भारत का क्या है, पहला बुद्धि परीक्षण है। आपको ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा, भारत का पहला बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा, डॉक्टर राइस। राइस याद कर लेंगे, भारत में राइस चावल बहुत खाते हैं भारत के लोग, तो राइस 1922, तो राइस 22 ऐसे करके याद कर लेंगे। राइस 22 का कॉम्बिनेशन है, सीधा राइस और 22 सीधा याद रखना। ठीक है, तो डॉक्टर राइस। तो ये वाला जो टेस्ट है इसको भी हम किस टेस्ट में लाते हैं, इसको भी हम सब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर लाते हैं, इसको भी हम व्यक्तिगत टेस्ट के अंदर लाते हैं। इसको हिंदुस्तानी बीने साइमन स्केल को। अब आपको यहाँ पर क्या याद करना है, ध्यान से देखिएगा, आपको याद करना है 4 नाम। सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर व्यक्तिगत, यहाँ पे लिखा सामूहिक, फिर इनको 2-2 भाग, बच्चों की तरह समझा रही हूँ और जब भी समझ नहीं आएगा ना तो मुझे लगता है इससे ज्यादा बार रिपीट करके मैं समझा पाऊंगी इस चैप्टर को, कतई नहीं। ठीक है, बुद्धि के 2 टास्क हैं, व्यक्तिगत सामूहिक, फिर दोनों को 2-2 भागों में बांट दिया गया, वर्बल नॉन वर्बल। वर्बल मतलब कुछ बोल के टेस्ट लिए गए, नॉन वर्बल मतलब बिना बोले टेस्ट लिए गए। तो उन वर्बल टेस्ट के हमने 4 टेस्ट के नाम पढ़ लिए, सबको कोरिलेट करके याद करवा दिया। सबसे पहले बीने साइमन, फिर बीने का किसने, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाद टर्मन और मैरिल क्योंकि उन्होंने काम किया था, और फिर लास्ट में हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी बीने स्केल। ठीक है, तो ये चारों टेस्ट कैसे टेस्ट हो गए भाई, सब्जेक्टिव टेस्ट हो गए, लेकिन कैसे हो गए, शाब्दिक हो गए, वर्बल हो गए। ठीक है, अब हम कर लेते हैं सब्जेक्टिव नॉन वर्बल। ठीक है, अब हम कर लेते हैं सब्जेक्टिव नॉन वर्बल। ठीक है, अब हम कर लेते हैं सब्जेक्टिव नॉन वर्बल, कहने का मतलब व्यक्तिगत अशाब्दिक, व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, अब व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण हम कर लेते हैं। तो व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण में सबसे पहले है पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट। सबसे पहला टेस्ट है पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट। ठीक है, सबसे पहला टेस्ट कौन सा है भाई, पोर्टियस का भूल भुलैया टेस्ट।
दूसरा है, नाम नाम लिख लो, मेरिल पामर का ब्लॉक डिजाइन। मेरिल, ये नाम नाम लिख लो, मेरिल पामर का ब्लॉक डिजाइन। ठीक है, मेरिल पामर का ब्लॉक डिजाइन। आकार फलक परीक्षण, एक लिखिए, सैग्विन फार्म बोर्ड परीक्षण, और एक है आकार फलक परीक्षण। देखिए, सिर्फ आपने क्या करना है, इनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं याद करनी, कुछ नहीं याद करना। ठीक है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं याद करनी, कुछ नहीं याद करना, सिर्फ नाम याद रखना है। सिर्फ क्या याद रखना है भाई, नाम याद रखना है। तो अभाषिक टेस्ट के अंदर कौन कौन से हैं, पोर्टियस का भूल भुलैया टेस्ट, पोर्टियस का भूल भुलैया टेस्ट। ठीक है, पोर्टियस नाम का एक साइकोलॉजिस्ट था, भूल भुलैया, अरे नाम से ही दिख रहा, देखो तुम्हें रटने की क्या ही जरूरत है। देखो भूल भुलैया में क्या है, हम खेलते हैं, क्वेश्चन थोड़ी ना पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नॉन वर्बल हो गया। ठीक है, तो भूल भुलैया में खेलते हैं, क्वेश्चन नहीं पूछते, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन वर्बल हो गया। ठीक है, तो पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट कैसा हो गया भाई, नॉन वर्बल हो गया। अब देखिए मेरिल पामर, अब कुछ बच्चे कंफ्यूज आएंगे, पहले वाले में जो था वो टर्मन मेरिल था, नाम को समझना, पहले में था टर्मन मेरिल टेस्ट। तो टर्मन मेरिल जो टेस्ट था वो तो था वर्बल, मतलब भाषिक टेस्ट था, वो भाषिक। ठीक है, जो टर्मन मेरिल लिखा था तो वो भाषिक टेस्ट था। लेकिन यहाँ पर है मेरिल पामर, यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन का डिफरेंस समझना, मेरिल पामर का ब्लॉक डिजाइन। अब यहाँ देखो रटना नहीं है, ब्लॉक डिजाइन क्या कह रहा है तुम्हें कि बच्चा ब्लॉक डिजाइन कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है। तो भाई ये सीधी सी बात है, तुम शक्ल देख लो, भूल भुलैया ब्लॉक डिजाइन खुद ही दिख रहा है एक्टिव है, तो एक्टिव है, तो ये शाब्दिक नहीं है, बल्कि ये कैसे हैं, अशाब्दिक परीक्षण। कैसे हैं, अशाब्दिक परीक्षण। एक ये नाम है, सिर्फ मैंने पता क्यों लिखे हैं, वैसे इतना डीप भी नहीं आता पेपर, लेकिन देखो मेरा एक मानना है कि जो ऐप पे पढ़ रहा है ना उसका 100% करवाया जाए, कुछ भी ऐसा ना रहे कि कुछ पेपर में आ जाए तो हमें यूं पछतावा हो कि ये हमने नहीं किया था। ठीक है, कराने को मैं इस पेपर को बहुत इजी करवा सकती हूँ, मतलब इस वाली क्लास को मैं बहुत इजी में फटाफट में मतलब टेस्ट करवा देती तुम्हें। ठीक है, मेन, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, आपको छोटे से बड़ा सब पता होना चाहिए, कुछ भी आ जाए पेपर वालों का क्या ही भरोसा। ठीक है, तो एक बार तो लगेगा मुश्किल, जब दोबारा वीडियो देखोगे तो सब ठीक लगेगा। सैंग्विन फॉर्म बोर्ड परीक्षण, तो ये नाम याद करना, सैंग्विन नाम के बंदे ने एक फॉर्म बोर्ड परीक्षण दिया था। तो अब हम कैसे याद करेंगे भाई कि एक बोर्ड बना दिया था उसने बेचारे ने। अब जब उसने बोर्ड ही बना दिया तो इसका मतलब क्या है, बोर्ड पे भी हम खेलेंगे, तो ये भी अपना वर्बल हो गया। एक आकार फलक परीक्षण, मतलब कुछ डाइस में फलक वलक बना के कुछ परीक्षण कर रहे थे। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं रटना, इन चारों की शक्ल देख लो, इन चारों के नाम देख लो, भूल भुलैया, ब्लॉक, बोर्ड, आकार बना रहा, शेप बना रहा बच्चा, तो चारों के चारों टेस्ट ही क्या है भाई, ये चारों के चारों टेस्ट ही कैसे हैं, चारों के चारों टेस्ट ही किसके अंदर आ जाते हैं, ये अशाब्दिक के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, एक किसके अंदर आ जाते हैं, अशाब्दिक के अंदर जो है ये आ जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे चारों टेस्ट किसमें आ गए भाई, अशाब्दिक, व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण के अंदर आ जाते हैं ये सारे के सारे टेस्ट। और एक है पोर्टियस का भूल भुलैया टेस्ट, हाँ वैशलर का वैल्यूब टेस्ट, एक है वैशलर का वैल्यूब टेस्ट। तो ये भी हम ऐसे याद कर लेंगे, ट्यूब में बच्चे खेलते हैं, साइकिल की टायर ट्यूब से बच्चे खेलते हैं, तो ट्यूब से भी बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं। तो वैशलर का वैल्यूब टेस्ट। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, व्यक्तिगत सामूहिक परीक्षण। ठीक है, तो आज के लिए मुझे लगता है बहुत होगा, मुझे लग तो रहा था चैप्टर खत्म कर देंगे सर, यदि 20 मिनट भी क्लास लेट ले लेना तो चैप्टर खत्म हो जाएगा 15 मिनट, पर कोई नहीं, कल खत्म कर लेंगे, है ना, क्योंकि बाद में मैं ये बड़ा चैप्टर मैंने करवा दिया, मैं ना छोटे छोटे चैप्टर करवाऊंगी, ताकि तुम्हें लगेगा बहुत सारे चैप्टर कवर हो गए, जो एक क्लास में एक खत्म होने वाले हैं, पहले वो करेंगे छोटे छोटे। देखो भैया आज की क्लास में क्या किया हमने बुद्धि का सिद्धांत किया है, त्रितंत्र सिद्धांत, जो कुछ बच्चे कहते हैं समझ नहीं आ रहा, उसमें तो बेटा कुछ समझने का है ही नहीं। त्रितंत्र सिद्धांत टर्नबर्ग ने दिया, 3 बातें बोली हैं बस, एक विश्लेषण, एक सृजनात्मक, एक अनुभव, 3 चीजें होती हैं, और बुद्धि में 3 घटक होते हैं बस, और उसने कुछ बताया ही नहीं है, यही चीज बताई है। फिर हमने इंटेलिजेंस का टेबल पढ़ा है,
फिर हमने मतलब बुद्धि का परीक्षण का पढ़ा है, जिसमें क्या है आपका व्यक्तिगत और सामूहिक है। फिर व्यक्तिगत में हमने 4 टेस्ट के नाम पढ़े हैं, और सामूहिक व्यक्तिगत भाषिक और व्यक्तिगत अभाषिक। व्यक्तिगत भाषिक में हमने 4 टेस्ट पढ़े हैं, और व्यक्तिगत अभाषिक में हमने क्या पढ़ा है, 4 टेस्ट पढ़े हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। फटाफट बता दो, कल इस चैप्टर को पूरे तरीके से खत्म कर देंगे। मैं सोच रही थी आज खत्म कर दूंगी, लेकिन ये थोड़े ज़्यादा ही टेस्ट निकल के चले जाते हैं, ऐसा ना हो कि दिक्कत हो बाद में याद करने में आपको। मैं तो पढ़ा दूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अच्छे से करेंगे। ठीक है, हाँ। लास्ट में आपके जो ये बुद्धि के टेस्ट को लेके बहुत सारे डाउट रहते हैं, मुझे पता है, क्योंकि जितनी बुक देखोगे सब में अलग अलग है। ठीक है, लेकिन मैं जो तुम्हें पढ़ा रही हूँ वो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड पढ़ा रही हूँ, वो पढ़ा रही हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं। क्लियर भाई? तो ये था आज के लिए इनफ, आई थिंक बहुत है, क्योंकि आपकी दूसरी क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी ना फिर, और आपको फिर ब्रेक भी नहीं मिलेगा। और कल सैटरडे है, पहले तो मैंने सैटरडे का ऑफ रखा था, लेकिन अब ऑफ नहीं रखेंगे क्योंकि पेपर आ गया सिर पे। लेकिन हाँ, सैटरडे को सुबह वाली क्लास शायद ना रहे मैम, शायद, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे ही बोला था मैंने स्टार्टिंग में टीचर्स को क्लास। ठीक है, तो सैटरडे को शायद सुबह वाली क्लास नहीं हुआ करेगी, शाम वाली हुआ करेंगी सैटरडे को।